तो कामरान फ़ारिदी इस समय मेरे साथ हैं और वो भी व्हाट्सएप कॉल से के माध्यम से मेरे साथ हैं। इस समय कामरान, आपको मैं बधाई देता हूं कि आप जेल से बाहर आ गए हैं और मुझे बताएंगे इस समय क्या कहाँ पे हैं आप? मैं इस वक्त फ्लोरिडा यूएसए में हूँ। अच्छा, फ्लोरिडा में हैं और आप गाड़ी में जा रहे हैं। और खैर मैं भी इस समय इंडिया में नहीं हूँ, मैं भी इस समय इंडिया के बाहर हूँ। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप कई साल जेल में बिताने के बाद वापस छूटे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद बाहर ही मनी होगी, जेल में नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत, मैं क्या, दुनिया जानना चाहती है कि आपको एफबीआई ने क्यों जेल में डाला। मैं कोशिश करूंगा कि असल में ये आपका सवाल छोटा है, इसका जवाब बहुत लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना समराइज करके इसको दे सकूं उसको। अ, मैं एफबीआई के लिए काम करता था स्टेट, और जब मैं एफबीआई के लिए क्लास में केस करा था, जाबिर मोती वाला या डी कंपनी के खिलाफ केस था, और मैंने उसमें टेस्टिफाई करने से इनकार कर दिया जाबिर मोती वाला। उसके बाद से तकलीफ और परेशानियां शुरू हो गई। मेरा अकाउंट सीज हो गया और मेरी जो थे वो बैड टर्म्स विद एफबीआई। उसके बाद मुझे अरेस्ट कर दिया गया और मैं जेल चला गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपने जाबिर, क्योंकि जाबिर मोतीवाला का जब अरेस्ट हुआ था तो इंडिया में बहुत हो हल्ला हुआ था, बहुत मीडिया ने उसकी रिपोर्ट कवर की थी और ये कहा था कि जाबिर जो है दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का बहुत ख़ास है, सारी लीगल एक्टिविटीज़ वो कवर करता है। तो आप जब जाबिर से मिले तो जाबिर जो है लीगल वर्क करता था, इलीगल वर्क करता था? नहीं, मैं जब जाबिर को मिला, मैं जाबिर को पहले बार न्यू जर्सी में मिला था उस वक्त। और जाबिर उस वक्त, जाबिर पाकिस्तानी बिजनेसमैन था। मुझे पता नहीं था जाबिर के बारे में कुछ भी। मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया था एक एफबीआई अंडरकवर ने। और जब मैं जाबिर को मिला, जाबिर 100% लीगल काम करता था। जाबिर का उस वक्त कोई, जहां तक मेरा मुझे इल्म है, जाबिर का कोई भी इलीगल काम नहीं। क्योंकि इंडिया में जो न्यूज़ आई थी जाबिर मोतीवाला को लेके वो ये आई थी कि जितना भी 2 नंबर का पैसा है डी कंपनी का, वो सब जाबिर मोतीवाला उसको मैनेज करता है। खैर मैं डी कंपनी से नहीं हूँ तो मेरे को नहीं पता कि कौन डी कंपनी का पैसा मैनेज करता है, लेकिन मीडिया में ऐसी बहुत रिपोर्ट आई थी कि डी कंपनी जो है, जो एक्सटॉर्शन कर रही है, जो बहुत सारी खबरें आई कि मर्डर से पैसा कमा रहे हैं, ब्लड डायमंड से पैसा कमा रहे हैं, वो सब जो है जाबिर उसको जो है हैंडल कर रहा था। और आपको जब मुलाकात कराई तो किस बेस पे मुलाकात कराई थी, कि जाबिर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेनी थी? क्योंकि आपने कहा कि आपकी मुलाकात जाबिर से जो है एक एफबीआई के अंडरकवर एजेंट ने ही मुलाकात कराई थी, वो भी न्यू जर्सी में। तो मुद्दा क्या था कि आपको, अगर जाबिर जो है अगर 1 नंबर का धंधा कर रहा है और अपना बिजनेस कर रहा है तो उसके पीछे लगने का कारण क्या था? उसको क्यों टारगेट मैं किया बता गया? रहा हूँ आपको, बिल्कुल। तो मुझे, असल में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। मेरा बैकग्राउंड, मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। मेरा बैकग्राउंड काउंटर इंटेलिजेंस है। मैं टेररिज्म टास्क फोर्स के लिए काम करता था। मेरा ताल्लुक किसी भी लोकल केसेस या ये बीनीथ मी थे। मैंने पहले मना कर दिया था जब मुझे बुलाया गया कि डी कंपनी का केस है। मतलब यार, मैं तो टेररिज्म केस करता हूँ, अलकायदा, दाइश वगैरह की, मेरा इससे कोई लेन देन ही नहीं है। तो मुझे बुलाया गया कि जाबिर मोती वाला दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन है। मुझे ये कहा गया कि, और इससे, अच्छा, ये मुझसे बहुत पहले से ओपन था। मैंने ओपन नहीं किया, ये कि बुलाया गया था कि हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, हम इसमें होल नहीं कर सके। यानी हमें चाहिए कोई संबरी जो कि, अच्छा, मैं पश्तो बोलता हूँ, मेरी प्राइमरी लैंग्वेज पश्तो है, मैं जात का अफरीदी हूँ। तो मुझे बुलाया गया कि हमें कोई ऐसा आदमी इंट्रोड्यूस कराना है जो जो आपको, तो कराची की सड़कों से वाकिफ हूँ। मैं कराची में बड़ा हुआ हूँ, यानी छोटा एज से कराची से बड़ा हुआ हूँ। ऑल्दो आई एम पठान फ्रॉम ट्राइबल एरियाज। तो मुझे इसलिए ये कहा गया कि हमारे लोग ज्यादातर होते हैं वो हीरोइन स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग और गन स्मगलिंग वगैरह के लिए बहुत मशहूर है। अफ्रीकी जितने भी हैं वो इन कामों में होते हैं। तो मुझे ये कहा गया कि हम ये काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं। अब जो ये आदमी आ रहा है हमारे पास, ये दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हमारे पास केस है। केस जाबिर के खिलाफ नहीं था, केस डी कंपनी, केस दाऊद इब्राहिम के खिलाफ था। जाबिर मोती वाला जो है वो उनका राइट हैंड मैन है। हम चाह रहे हैं कि आप इसको
और इससे पेनिट्रेट कीजिए, उसके बाद जब हम इस पे केसेस बनाएंगे इसको हम फ्लिप कर देंगे। मेरा मास्टर प्लान ये था इन सो मेनी वर्ड्स कि हम जाबिर मोती वाला को जैसे ये तरीका होता है इसको एफबीआई की जबान में उसको फ्लिप कहते हैं। जैसे मैं आपको मिला, आपको मैंने इलीगल एक्टिविटी पे डाला, आपको मैंने एक तो बोला कि यार मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, आपसे गन स्मगलिंग करनी है, जब आप एग्री हो गए मुझसे तो आपको मैंने कॉन्स्पिरेसी क्राइम में डाल दिया। फिर आपको जब आपको अरेस्ट कर लेंगे कहेंगे यार बात सुनो, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें जरूरत है दाऊद इब्राहिम की, तुम उसके खिलाफ बयान दे दो, तुम कहते तुम सारा काम मुश्किल कर दो तो हम तुम्हें वॉक अवे कर देंगे। तो ये मास्टर प्लान था कि जाबिर मोती वाला को मैंने अपने यानी क्लॉइंग करना है, उसके साथ मैं एज इंट्रोड्यूस हुआ एज ए ड्रग डीलर, एज ए पठान ड्रग डीलर, और मैंने उसको फ्लिप करना है। उसके बाद जब उस पर लाइफ सेंटेंस डालेंगे तो वो दाऊद के खिलाफ बयान देगा या बोलेगा कि अब आप देखिए किसी भी आदमी को आप लाइफ सेंटेंस 30 ईयर देंगे ना, वो बोलेगा, आप किसी को पकड़ के बोले मैं तो 30 ईयर लाइफ सेंटेंस दूंगा, वो बोलता है कि यार मैं अपना बाप भी आपके हवाले कर दूं। दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस। तो जाबिर मोती वाला इन अ नटशेल, ओके, जाबिर मोती वाला known दाऊद इब्राहिम और must be doing his whatever. At this point we didn't know what he was doing, but they knew कि वो जाबिर मोती वाला जो है दाऊद इब्राहिम के गेट पे है। तो मेरी जॉब उसको क्लॉक करना है और उसको फ्लिप करना था। तो इनडायरेक्टली आपने उसको जाबिर को एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी क्राइम में डालने का प्रयास किया, उसको कई तरीके के लालच दिए, चाहे वो पैसे का लालच दिया या किसी का भी लालच दिया, तो उससे आपने दोस्ती करके उसको कॉन्स्पिरेसी क्राइम में डाला। और ये सब आपने एफबीआई के कहने पे किया या अपनी मर्जी से किया? Absolutely. नहीं, मेरा कुछ भी कोई भी काम अपनी, आई एम एम्प्लॉयड, मेरा कोई लेन देन, मेरा कोई पर्सनल तो कोई काम है ही नहीं ना उसके साथ, इट्स नथिंग पर्सनल। मेरा एक्सपेंस, मेरा फ्लाइंग, मेरा रूम, मेरा सब डीए जो होता है वो पेड होता है, मतलब देयर इज नो फ्री सर्विस। लेकिन नहीं सर शर्मा जी, मैं आपको एक चीज करेक्शन कर दूं यहाँ पर कि कॉन्स्पिरेसी में लेने से पहले, यानी हमारे यहाँ, आपको पाकिस्तानी इंडिया में एक चीज होती है, आप मुझे आके मिले, आपने मुझे बोला फील साहब मुझे जो है वो यार मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास पैसा मुझे इंडिया भेजना है, मैं बोलूंगा यार मुझे तो नहीं पता, मैं एक आदमी को जानता हूँ लाला जी को, वो आपको जो है वो हेल्प कर देगा। ये हमारी नेचर होती है। जाबिर ने, मैं आपको ऑनेस्टली जो चीज बोलूंगा, मैं खामखा कोई चीज किसी के ऊपर नहीं थोपूंगा, जो गलत है वो गलत है। जाबिर ने, जब मैंने अप्रोच किया उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, उसने मुझे ये नहीं कहा कि यार मुझे अपनी जेब भरनी है। जाबिर इज अ वेरी वेल्दी गाय, ही इज वेरी वेल, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। उसने मुझे बोला यार मैं तुम्हें किससे मिलाता हूँ, वो तुम्हारा समथिंग, उसने मुझे हर बार यही बोला आई नो पर्सन हु विल हेल्प यू आउट, लेकिन वो एज अ हेल्प करा था क्योंकि आपकी वॉइस चली गई है कामरान, आपकी वॉइस चली गई है। अभी आ रही है मेरी वॉइस? थोड़ी कम है, थोड़ा लाउड होना पड़ेगा आपको। जी मैं जरा लाउड बोलूंगा। अभी शर्मा जी बात आ रही है उसमें? हल्की है, थोड़ा सा लाउड हो जाए तो बेटर होगा, क्योंकि शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है। How about now? हाँ, थोड़ी बेटर है जी, मैं लाउड ही बोलूंगा, दिक्कत ना करें जी। So let's get back to this के exactly जाबिर के साथ जो वॉइस फिर चली गई आपकी, वॉइस फिर चली गई। एक मिनट रुक जाइए, अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? हल्की है, थोड़ा आपको लाउड होना पड़ेगा। How about now? पता नहीं शायद आपके नेटवर्क इशू है या क्या है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, मैं तो मेरा ख्याल है ये एक मिनट रुकिएगा मुझे एक सेकंड। अब आ रही होगी मेरी आवाज? बिल्कुल बेटर है जी। आप बता रहे थे कि जाबिर के, आपको मेरी लास्ट बात जो मैं आपसे कह रहा था, लास्ट जो मैं आपको बता रहा था, फिर से चली गई वॉइस आपकी वॉइस फिर से चली गई। आई थिंक ये नेटवर्क का इशू है। एक मिनट, लेट मी गेट टू द थिंग, एक सेकंड। हाउ अबाउट नाउ? जी हाँ जी, अब मेरी बेहतर है आपको? अब बेटर है। हाँ जी, परफेक्ट। सो मैं आपको पता नहीं मेरे लास्ट जो मैं आपको बता रहा था वो बात आप तक पहुंची या नहीं, कि बार मुझे जो जाबिर ने जो मुझे अप्रोच किया था वो एज अ फ्रेंड
यानी मैं उसको बोला यार मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल, जाबिर ने बोला आई नो अ गाय, मैंने बोला यार मुझे गन खरीदनी है, आई नो अ गाय। और एग्जैक्टली पाकिस्तान में, हमारे यहाँ इंडिया में भी मुझे पता, मेरे काफी दोस्त हैं, अगर मैं किसी को इंडिया में कॉल करता हूँ बॉम्बे के अंदर कि यार मुझे $1,00,000 भिजवाना है अहमदाबाद, तो बोले यार मैं किसी को जानता हूँ, मैं तो नहीं करता पर आई हेल्प यू आउट। नेसेसरली वो सब पैसा नहीं बना रहा होगा, लेकिन जाबिर की अप्रोच 100 टाइम्स जब मैंने उसको किसी काम के लिए कहा है, ये द सेम अप्रोच विद मी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि आप काउंटर टेररिज्म के लिए काम करते थे, तो मुझे आपके बहुत सारे मिशंस के बारे में जानकारी है जो आईसिस के लिए खिलाफ आपने किए और जो टर्की में रह के किए, और उन सब की जानकारी मेरे पास है। और उन सब में आपने जो आईडीज़ इस्तेमाल करी, आई मीन जो फ़ोटो आईडीज़, जो पासपोर्ट्स इस्तेमाल किए, वो भी मेरे पास हैं। तो उस पे ना जाते हुए आज का मुद्दा हम जाबिर तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि मेरे पास आपसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल हैं जो मैंने अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं दी हैं। ये आप अच्छे से भी जानते हैं कि मेरे पास आपसे रिलेटेड शायद 80% इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास है। वेदर यू से अबाउट जो वहाँ पे आपने एक जीपीएस लोकेशन मार्क की थी ड्रोन के लिए, वो वाला मिशन की भी जानकारी मेरे पास है। फिर आप कौन से पासपोर्ट्स पे ट्रैवल करते थे, वो जानकारी भी मेरे पास है। तो काउंटर टेररिज्म पे हम एक अलग से एपिसोड करेंगे आपके साथ, लेकिन आज का जो है सिर्फ जाबिर तक रखेंगे, क्योंकि इंडिया में डी कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हाथों हाथ ली जाती है। बहुत लोग चाव से सुनते हैं और चाव से जानना भी चाहते हैं, मतलब इंटरेस्ट के साथ जानना चाहते हैं। और जब जाबिर को अरेस्ट हुआ था तो मीडिया में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस आई थी, यहाँ तक कि मैंने भी उस केस को स्टडी करने का प्रयास किया था, इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास किया था। और जो आपका नाम कामरान फारिदी है, वो कैसे पड़ा उस पे भी जाएंगे, वो बाद में जाएंगे, आज के एपिसोड में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा समय का भी अभाव है, मैं भी इंडिया में नहीं हूँ और आप भी अभी लौटे हैं जेल से, तो मैं भी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि दाऊद को पकड़ने के लिए आपने जाबिर को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में एफबीआई के कहने पे फंसाया, दिस इज़ योर वर्ड्स। तो उस पे अगर जाबिर को फंसा के भी दाऊद तक पहुंचा जा सकता था, या एक ये सोच थी कि पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते हैं? क्या दाऊद एफबीआई के लिए इतना इम्पोर्टेंट है या था? क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दाऊद इब्राहिम इंडिया वापस लाना, क्योंकि इंडिया की हर एजेंसी चाहती है कि दाऊद इब्राहिम तक पहुँचें और उसको इंडिया वापस लाएं। ये इंडिया की हर एजेंसी, हर सरकार चाहती है। तो एफबीआई को दाऊद से ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि, जहाँ तक मेरे को पता है कि दाऊद अमेरिका के लिए भी एक असेट रहा है, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं करेक्ट कहीं गलत हूँ तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो एफबीआई को दाऊद से ऐसी क्या दुश्मनी रही कि जो दाऊद को टारगेट करने का प्रयास किया गया, आपको उसमें एक रोल देके? जी शर्मा जी, आपने असल में इस सवाल करने से पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जब जाबिर को एफबीआई किस तरह अप्रोच करी, सारी बता, दाऊद भाई तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो किस तरह से, यानी मास्टर प्लान क्या था? अगर आप चाहें तो मैं आपको जवाब दे दूं, या मैं गो अहेड ऑन पासपोर्ट का मुझे आपका सवाल है, क्योंकि देयर इज ये मेरे ध्यान में सवाल आया था कि आप किसी को भी पकड़ लो और बोलो कि यार मुझे दाऊद इब्राहिम चाहिए, दाऊद इब्राहिम कराची बैठा हुआ है। इट इज जाबिर न्यूयॉर्क में था, जाबिर लंदन में था, जाबिर भाई ट्रैवल कर रहे थे कहीं पे भी, लेकिन द मेन क्वेश्चन इज हाउ कम यू गोना गेट दाऊद इब्राहिम? कैसे आ पाएगा? आप कहीं तो मुशर्रफ के पास तो नहीं चले आओगे। तो मास्टर प्लान अगर आप कहें तो आपको जवाब देता हूँ इसका, या वी गो अहेड एंड पासपोर्ट करते हैं आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। डू यू वांट मी टू आंसर दैट? हाँ, शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं, थोड़ा शॉर्ट में हो तो, लेकिन उससे ये पता चलेगा कि एक मुद्दा क्या था। एक शॉर्ट में ही आंसर दीजिए। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दाऊद को जब जाबिर उसके खिलाफ जस्टिफाई करता, कि जाबिर कहता कि मैं सब कुछ था, मैंने सारे कांड किए हैं और ये मैंने डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम के कहने पे किए और मैं दाऊद इब्राहिम से मेरा ताल्लुक है, तो उसके बाद पाकिस्तान, अमेरिका का इरादा ये था कि स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि हमारे पास इनफ प्रूफ है, अब आप दाऊद को हमारे हवाले कर दीजिए इंटरनेट रेड वारंट के। ये मास्टर प्लान था। तो अच्छा, रीजन क्या थी? देयर इज अ रीजन। अमेरिका के पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जो कि रॉ की तरफ से आई थी, जो कि रॉ ने टर्न ओवर,
उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये था कि शायद डी कंपनी यहाँ पर कोई ऐसा काम, जैसा बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ था, जैसे आपके यहाँ और भी कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था, न्यूयॉर्क में सिमिलर अटैक कर सकती है, और उसके लिए दाऊद इब्राहिम के स्मगलिंग नेटवर्क या फिर हवाला नेटवर्क में लोग हेल्प करेंगे, तो उसको उससे पहले डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। और इस इंटेल के लिए कितना कंफर्मेशन था कि ये ऐसा हो सकता है? ये रिपोर्ट मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, मुझे बताया गया कि ये रॉ ने रिपोर्ट दी है। मेरे पास पेपर्स जो थे वो उसमें था। हमारे यहाँ क्लियर होती है, एक जो होता है ना सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, मेरी क्लियरेंस नहीं थी, तो मेरे पास इंटरनेशनल क्लियरेंस इंडिया के हिसाब से नहीं, मेरी क्लियरेंस थी आईसिस और कायदा के साथ, जैसा आपने फरमाया। तो मुझे नहीं पता, मुझे आई टेक द वर्ड ऑफ द एजेंट, जो मेरा बॉस था उसने मुझे कहा दिस इज व्हाट इट इज एंड वी विल टेक इट लाइक अ सोल्जर। और आप जाबिर मोतीवाला तक पहुंचने में आपको कितने साल लगे? ये मिशन कब शुरू हुआ, कौन से ईयर में शुरू हुआ? ये था, देखिए मुझे एग्जैक्टली ईयर बताना बहुत मुश्किल होगा आपको, क्योंकि मेरी मेमोरी अभी वो नहीं रही है, मैं अभी बाहर निकला हूँ। गिव और टेक इसके अरेस्ट होने से 6 साल माइनस कर दें आप। अरेस्ट आई थिंक 2021 या 22 में जाबिर अरेस्ट हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है। तो यानी कि 2015-16 में आपको इस काम के लिए सौंपा गया, और इस बीच में आप जाबिर से मिलने कहाँ आपसे जाबिर की मुलाकात हुई 6 सालों में? कराची जाता था, बल्कि मैं कराची, मेरी मुलाकात जाबिर भाई से कराची में हुई, बल्कि मैं कराची रहा बहुत अरसा, मतलब मैं मूव हो गया था कराची। ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन जैसा होता है कि आप 6 महीना किया, 2 महीना बाहर, 6 महीना किया। उस जमाने में क्या होता था कि मैं 6 महीना कराची रुका, एक दुबई चला गया, थाईलैंड चला, क्योंकि ये मेरा वाहिद केस नहीं था, आई वाज वर्किंग इन अदर केसेस एज वेल। चलिए, थाईलैंड, मैं अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड में था। थाईलैंड की बात आई कि मैं 4 कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं वाया थाईलैंड होते हुए गया था। तो आपका वहाँ का भी एक किस्सा है, फिर वो कभी सुनाएंगे, वो होटल वाला जो किस्सा है, कहाँ बैठ के मीटिंग्स होती थी FBI वालों की, कौन सा वो होटल है, वो भी किसी और एपिसोड में बताएंगे। तो आपको पता है, वैसे मुझे पता है कि आपको पता है। तो वो होटल भी मैं जानता हूँ, जहाँ बैठ के शाम को मीटिंग्स होती थी और कौन कौन लोग आते थे, वो होटल भी मुझे थाईलैंड का पता है, और मैं बाकायदा उस होटल में जाके कॉफ़ी भी पी के आया। तो अब मुद्दे पे आते हैं। तो जैसा आपने कहा कि आप कराची 6 महीना रहते थे, फिर दुबई, थाईलैंड, और फिर वापस अमेरिका आ जाते थे। मेरे को ये मालूम है, एक पासपोर्ट आपका जो परमानेंट है वो एक अमेरिका का पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट आपका जो दूसरा है वो जो परमानेंट है, जिसको हम लीगल कहते हैं, जो कि मुंडी कट पासपोर्ट नहीं है। मुंडी कट आप समझते हैं, जो नकली होते हैं, जो सिर्फ कुछ मिशंस के लिए बनाए जाते हैं। और वो आपका जो 2 असली पासपोर्ट हैं, एक अमेरिका का है और एक पाकिस्तान का है। तो आप इन दोनों पासपोर्ट्स में से किस पे ट्रैवल करते थे? मैं कभी अमेरिका और कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो आप ड्यूल सिटीजनशिप इस्तेमाल कर रहे थे? जी नहीं, वो असल में पाकिस्तानी पासपोर्ट सिर्फ इस काम के लिए था, सिर्फ ट्रैवल करने के लिए, सिर्फ इसी काम के लिए था। बाकी मेरी जो सिटीजनशिप, जो लीगल सिटीजनशिप, वो अमेरिकन है। ये पासपोर्ट लिया इसी काम के लिए था कि आप आराम से कराची ट्रैवल कर सकें और मुलाकात कर सकें। और जब आपने जाबिर से दोस्ती कर ली, जाबिर से आपकी दोस्ती हो गई, तो आपने जो है किस प्रकार से कभी कोशिश की दाऊद इब्राहिम से मिलने की, या दाऊद इब्राहिम के जो छोटे भाई हैं अनीस, या फिर दाऊद के ख़ास सिपा सलाह, छोटा शकील, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो नाम पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आए हैं। जिनके नाम पब्लिक डोमेन में है, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। जब तक एजेंसीज़ उन नामों को नहीं पब्लिक में देती है, तब तक मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं भी उन लोगों के नाम लूँ, क्योंकि बहुत सारे मिशंस एजेंसीज़ जो हैं चलाती रहती हैं, पीछे करती रहती हैं। अगर वो चीज़ सामने आ गई तो दिक्कत आ जाती है। तो जो नाम ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, हम उस पर ही फोकस करेंगे। तो कभी आपकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अनीस या टाइगर मेमन जैसे लोगों से हुई या नहीं हुई? इनमें से कुछ लोगों से मेरी बहुत मुलाकात रही है, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात नहीं रही है, लेकिन आज का इंटरव्यू जाबिर पर रखते हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन कुछ अलग भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आज का इंटरव्यू जाबिर पर रखते हैं। नेक्स्ट वक्त जब हम इसकी क्लियरेंस ले लेंगे कि हम
दाऊद भाई के ऊपर या किसी और के हवाले से नाम ले सकते हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कराची में अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दाऊद इब्राहिम के बारे में ये कहती है वहाँ पे नहीं। तो अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं दाऊद भाई को मिलता रहा हूँ वहाँ, दाऊद भाई मुझे ये वापस रिवर्स करना पड़ेगा, दाऊद इब्राहिम का मिलता रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ पाकिस्तान यानी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कि दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है। तो लेट्स स्टिक टू जाबिर भाई, और देन विल टॉक अबाउट, मेरा ख्याल है नेक्स्ट इंटरव्यू जब हम करेंगे तो मैं फरिश्तों से पूछ लूँ कि वो नाम देना चाहते हैं, इसमें ओके हैं, तो विल टॉक अबाउट दाऊद। आपने इसको बहुत इंटेलिजेंटली रिवर्स कर दिया मेरे क्वेश्चन को। खैर मैं कुछ चीज़ें खैर ये देखिए, डी कंपनी के बारे में बहुत से लोग मीडिया में सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसके बारे में बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर्स हों या जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हों या क्राइम रिपोर्टर्स हों या जो उनके साथ लोग काम करते हैं वो, ये बात मुझे जहाँ तक महसूस होती है कि जाबिर को उतनी इन्फॉर्मेशन डी कंपनी के बारे में नहीं थी जितनी कि FBI को लगता था कि उसके पास होगी। आपका बिल्कुल ये राय बिल्कुल ठीक है। जाबिर डी कंपनी के बारे में, बिजनेस एवेन्यू के बारे में जानते हैं। जाबिर बिजनेस फैमिली था। जाबिर एक बहुत ही प्रोमिनेंट पाकिस्तान की बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जाबिर भाई की जो पूरी फैमिली है भाई, कराची स्टॉक एक्सचेंज, कराची लीगल बिजनेस, रियल एस्टेट, दुबई में भी रियल एस्टेट। तो जाबिर भाई का ताल्लुक एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग, बड़ी वेल नोन, चाहे वो उसमें दाऊद भाई हो या नहीं हो, इन दाऊद इब्राहिम की से लेट्स टेक डी कंपनी आउट ऑफ इट। जाबिर इज द किंग कॉन्ग ऑफ बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान, मेमन बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान, बहुत बड़ा पिलर है। तो जाहिर बात है, इवन देखिए, मैं आपको लंबा नहीं करूंगा, मैं नो कि आपके पास टाइम समय की कमी है। अगर मैं दाऊद भाई के साथ बैठ रहा हूँ या जावेद भाई के साथ बैठ रहा हूँ, तो इस जरूरी नहीं कि मैं उनके कारोबार को भी जानता हूँ। और होता यह है कि पाकिस्तान की जो मेमन कम्युनिटी है या बिजनेस कम्युनिटी है, वो बहुत शॉर्ट, एक छोटी कम्युनिटी होती है। आप बैठकर आप तो पत्ते खेलते हैं ना, तो आप FBI की नजर में तो आप डी कंपनी बन गए, लेकिन रियलिटी में इतना। तो मतलब कि जो मेरा अंदाज़ा है कि वो ये है कि डी कंपनी के बारे में जाबिर को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। वो अपना एक हिस्सा वो अपना काम करता था। मतलब कि जो इस तरीके से समझने का कोशिश कर सकते हैं कि जो डी कंपनी है वो एक तरीके की पिरामिड है, कि इस समय टॉप पे जो लोग बैठे हैं फिर पिरामिड की तरफ बढ़ता चला जाता है, लेकिन नीचे वालों को ये नहीं पता होता कि ऊपर क्या चल रहा है। इज इट लाइक पिरामिड? Absolutely, you are absolutely right. बहुत छोटी बहुत ही स्मॉल सर्कल है, बहुत टाइट सर्कल है, और वर्ड टू माउथ इज ऑन नीड टू नो बेसिस। एक आदमी दूसरे जब बात करता है, जब उसको वो काम का, ये नहीं कि बिजनेस मीटिंगों में या किसी मुजरे में बैठ के ये बातें डिस्कस नहीं होती, इस पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर होती है ये बात। और वो मीटिंग्स कब हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, इसके बारे में हर कोई नहीं जानता। एब्सोल्युटली ना, कोई नहीं जानता। और ये जो जाबिर की मुलाकात, जैसे अगर जाबिर उनका डी कंपनी का जैसे लीगल बिजनेस, आपने कहा कि जाबिर लीगल बिजनेस में था, रियल एस्टेट और स्टॉक एक्सचेंज में, तो रियल एस्टेट की बिजनेस के लिए जाबिर कराची से कहाँ ट्रैवल करता था बिजनेस डील्स के लिए? अच्छा, जाबिर भाई जो थे, पहली बात तो ये आप सुन लीजिए कि जाबिर भाई के लिए ट्रैवल करने के लिए हैव टू बी अ क्लीन पर्सन। अगर किसी पर डी कंपनी का धब्बा है तो वो आपको पता है कराची से बाहर नहीं जा सकता। अभी टाइगर थोड़ी कहीं कराची से बाहर जा सकता है, या फॉर एग्जांपल अनीस भाई तो थोड़ी बाहर जा सकते हैं, जिन पर धब्बा है वो तो बाहर नहीं जा सके ना। तो जहाँ तक जाबिर भाई इज अ क्लीन कट पर्सन, ना सिर्फ थाईलैंड बल्कि दुबई, बहुत टाइम जो है वो दुबई में गुजारते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जाबिर भाई अपना दुबई में गुजारते हैं। ऑल्सो लंदन, ऑस्ट्रिया, पूरा ऑल ओवर यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर जगह ट्रैवल करते हैं। मलेशिया, ऑफ कोर्स दुबई में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लेट्स से कि अगर 60% ऑफ टाइम है वो थाईलैंड में और दुबई में गुजारते हैं। अच्छा, तो एक मिनट, जहाँ अरसद थाईलैंड और दुबई में जी। ओके, और आपकी उनसे दोस्ती कैसी रही? What a great gem of a person. I mean, gentleman, great guy, very educated as well.
बहुत ज्यादा अच्छे, पढ़े लिखे, बहुत समझदार और बहुत खास बिजनेसमैन। मेमन हमारे जो लोग होते हैं वो खास टिपिकल बिजनेसमैन होते हैं। नॉट ओनली इज अ बिजनेसमैन, इज अ वेरी जेंटलमैन गाय। मुझे कई पार्टियों में इनवाइट किया। मुझे असल में जो कराची फ्लेवर है, ये जो कराची मैंने जो देखा है एक नया रूप का, वो जाबिर की नजर से देखा। ओके, नेबर पार्टी में मुझे इनवाइट किया, हर पार्टी में इनवाइट। एक मिनट, मैं रूम में बैठा हूँ होटल के, डोर बेल बजी है, मुझे 1 मिनट दे, मैं जरा देखूँ कौन आया है। 1 मिनट दीजिए। FBI ना हो। हाँ सॉरी, हाउस कीपिंग थी, रूम क्लीन करना था। मैंने शर्मा जी FBI तो नहीं आ गई? इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, लेकिन आ भी सकती है, क्या पता अगली बार मेरे से ही कहें कि तुम्हारे पास क्या डाटा है वो दो, तो हो भी सकता है FBI। मैं वैसे ये बात तो सच है कि एजेंसी के रडार में तो मैं बहुत सालों से हूँ, ये बात सच है, लेकिन कौन सी देश की एजेंसी के रडार में हो ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरे बारे में सारी एजेंसीज़ को पहले से खबर होती है कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, कब ट्रैवल कर रहा हूँ, उन्हें इस बात की जानकारी हमेशा होती है। और इनडायरेक्टली मेरी स्टोरी से उनको बहुत कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि अगर आप मेरी स्टोरी फॉलो करते हैं, आपके सारे परिवार वाले भी फॉलो करते हैं, तो मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं, फैक्ट्स के साथ होती हैं। उसमें चिकन वाला मसाला, जो गरम मसाला होता है, वो मेरे में नहीं लगा होता। तो एजेंसीज़ भी इनडायरेक्टली मुझे फॉलो करती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसकी मेहनत से उन्हें भी कुछ ना कुछ लीड मिल जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसकी तलाश में वो होते हैं। तो एजेंसीज़ मेरे पे हमेशा वॉच रखती हैं, ये बात सच है। ये बात मैं बहुत सालों से जानता हूँ कि कोई ना कोई एजेंसी मेरे पास वॉच रख रही होती है। अब मुझे आज तक नहीं पता कि चला कि वो कौन सी देश की एजेंसी है जो मुझ पे वॉच रख रही है। ये सच है कि वॉच रखती है, और इनडायरेक्टली भी कई बार मुझे एजेंसीज़ की हेल्प भी मिलती है, ये बात सच है। इनडायरेक्टली, सामने से नहीं मिलती, इनडायरेक्टली ही मिलती है। और इनडायरेक्टली वो कैसे मिलती है ये आप अच्छे से जानते हैं। वो सोर्सेज के रूप में होती है, इन्फॉर्मेशन के रूप में होती है, बतेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जाबिर को जब आपने अरेस्ट कराया, क्योंकि आपकी ही इन्फॉर्मेशन पे जाबिर अरेस्ट हुआ था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो आपने एक तरफ ये कह रहे हैं कि जाबिर इज़ अ जैम ऑफ अ पर्सन, वेरी नाइस, वेरी वेरी हम्बल, वेरी जेंटलमैन मैन, लेकिन आपने दूसरी तरफ उसको गिरफ्तार भी कराया। ये दो बातें मुझे हजम नहीं हो रही। एक तरफ आप उसको कहते हैं कि जेंटलमैन है, एक तरफ आप उसको गिरफ्तार भी कराते हैं। तो वो गिरफ्तारी का कारण क्या था कि आपने क्यों आप जेंटलमैन कह के भी उसको गिरफ्तार करा रहे हैं, रीज़न क्या था? चले जी, ये पहली दफा मंजर आम पे आ रही है बात मेरी। जब जाबिर अरेस्ट होने वाले थे, उससे पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी FBI को। मैंने उसमें ये कहा था कि जाबिर किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हेल्प में इन्वॉल्व। आई सेड इट एग्जैक्टली लाइक दिस। मेरी लास्ट रिपोर्ट, मुझे यूएस अटॉर्नी ऑफिस में बुलाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस, क्योंकि FBI जो है वो एक लीगली जो सारी चीजें फाइल करती है, यूएस अटॉर्नी ऑफिस के थ्रू करती है। मैं आपके जो नाजरीन है उनको ये बताना चाहता हूँ कि ASUS कहलाता है, वो असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी ऑफिस। दैट्स व्हाट, मुझे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई कि तुमने ये एक रिपोर्ट लिखी है कि जाबिर क्रिमिनल नहीं है बल्कि हेल्प कर रहा था, तो तुमने ये क्यों लिखा है? मैंने बोला एग्जैक्टली द वे इट इज, जाबिर क्रिमिनल नहीं है, बल्कि मैं किसी भी पाकिस्तानी को आज कॉल कर लूं, चाहे वो अमेरिका में या पाकिस्तान में, he'll do the exactly same thing। तो लिहाजा मैंने वहां पर अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं अरेस्ट नहीं चाहता जाबिर मोदी वाला अरेस्ट हो इस काम के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि मैं बहुत करीब आ गया था उसके। मैंने देख लिया था कि जाबिर की फैमिली, ये वाइफ, ये किड्स, उसके बच्चे हैं, फैमिली है। यार हम लोग का भी ज़मीर होता है। मैं जो काम करता हूँ वो ठीक है, मेरे जॉब है, लेकिन एक ज़मीर की चीज होती है ना इंसान की। और मेरी अब दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, तो अब अच्छा नहीं लगता जो हरकतें करते हुए जो मैं 20 साल पहले करता था। तो लिहाजा मैंने एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट दिया कि जिसमें जाबिर मोदी वाला एग्जैक्टली क्रिमिनल नहीं है। जाबिर मोदी वाला इज अ वेरी हेल्पफुल, बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है, and he tried to help me with what I asked him for। और हम उसको फ्रेम कर रहे हैं, दैट्स नॉट करेक्ट। लेकिन उसके जवाब में मुझे आया कि यू डू व्हाट यू सपोज्ड टू डू, इसके बाद के पैसे मिलते हैं तो अपना इतना ही काम करो, मशवरे मत दो। तो मैंने जाबिर मोदी वाला को मेरी वजह से अरेस्ट हुआ, यस, मेरे चाहने से अरेस्ट नहीं हुआ, दैट वाज नॉट माय चॉइस।
जब जाबिर को लंदन में अरेस्ट किया तो उस समय, अगर मैं शायद, मुझे अच्छे से मेमोरी नहीं है इस बात की, इंडियन मीडिया में न्यूज़ आई थी कि दाऊद के राइट हैंड को लंदन में गिरफ़्तार किया गया जब वो होटल में बैठ के एक ड्रग्स की डील या हवाला की कोई डील कर रहा था। इससे रिलेटेड शायद कोई न्यूज़ आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इससे मिलती जुलती कोई न्यूज़ आई थी। तो क्या उस समय क्या क्या सिनेरियो था जब लंदन में अरेस्ट किया, और क्यों? क्योंकि जैसा आपने कहा कि जाबिर यूएई, थाईलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड सब जगह ट्रैवल करता था क्योंकि उसके वो क्लीन पासपोर्ट पे था, उस पर कोई धब्बा नहीं था। तो क्यों लंदन में गिरफ़्तार किया एफबीआई ने, क्यों अमेरिका में गिरफ़्तार नहीं किया? क्योंकि लंदन में गिरफ़्तार करने का मतलब है कि यूके के जो लॉ है उसको फॉलो करना, फिर उसको एक्स्ट्राडाइट कराना, जबकि अमेरिका में गिरफ़्तार करने में अमेरिका के लॉ तुरंत लग जाते हैं और कोई गिरफ़्तारी में या फिर सज़ा देने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। क्यों लंदन को चुना गया अरेस्ट करने के लिए? गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि जाबिर भाई जब लंदन में थे तो वो किसी ड्रग डील नहीं करे। जाबिर भाई का बेटा जो है वो लंदन में पढ़ता है, ओके। ही गोज टू कॉलेज देयर। वो उसको मिलने गए और एब्सोल्युटली, अब जब आदमी मिलने आता है तो लोकल लोगों को मिलता है। दैट्स व्हाट हैपेंड। वो लोकल लोगों को मिल रहे थे वहाँ पे। मुझे हर मिनट की खबर थी वहाँ पर क्या हुआ। बच्चे को मिले, उसके बाद कोई लोकल हमारे जो आना पीना खाना पीना होता है, मिलिया आप दावत में आ जाओ, मैं दावत में चला जाऊँ। अमेरिका का नंबर 1 मास्टर प्लान, आपको शायद ये पता, अभी मैं बता देता हूँ आपको, कि नंबर 1 चॉइस उनकी अमेरिका ये नहीं थी कि जाबिर भाई अमेरिका ट्रैवल नहीं कर रहे। इसी तरह से उनको एक कुछ आइडिया था कि कुछ दाल में कुछ काला है। जाबिर भाई अमेरिका, उनका वारंट इश्यू हो गया था जाबिर भाई को, लेकिन उनको ये था कि यार मैं गलत काम तो करता नहीं हूँ। तो अमेरिका इससे पहले 2 ट्राइयां कर चुकी थी। नंबर 1 ट्राई थी उनकी दुबई से। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जाबिर भाई को दुबई में मिलूं, हम दुबई में जाएं, जाबिर भाई को बोलूं मैं प्लेन में बिठाऊं उनको, प्राइवेट प्लेन होगा हमारा, वो एफबीआई का जहाज होगा, और हम जाबिर भाई को लेके थाईलैंड की तरफ चले जाएंगे। कहेंगे कि यार हमें थाईलैंड मीटिंग में जाना है, लेट्स गो टू थाईलैंड। और उस जहाज में जब वो जहाज टेक ऑफ करेगा, हम जाबिर भाई को कप लगा देंगे और बोलेंगे कि तुम न्यूयॉर्क आ रहे हो और यू आर अंडर अरेस्ट, क्योंकि आप इंटरनेशनल एयर स्पेस में हैं। उसके लिए आपको दुबई वाले अलाउ नहीं कर जाबिर को अरेस्ट करने के लिए। यही सेम प्लान उन्होंने मलेशिया में भी ट्राई किया था। मलेशिया में भी नहीं हुआ, दुबई में मैंने मना कर दिया था। क्यों? दुबई में मेरे दूसरे काम चलते, मैं दुबई में नहीं करता, तो मैंने उसमें हाथ खड़े कर दिए। तो फिर क्या किया कि वो वारंट के ऊपर रेड वारंट को लेकर उस पर बैठ कर अमेरिका, और सबसे बेस्ट कंट्री जो होती है अगर अमेरिका नहीं तो नंबर 2 चॉइस जो वो उनके लिए लंदन थी। लंदन से ऐसा क्या फ़ायदा मिल जाता एफबीआई को कि जो नंबर, अभी देखिए आपको एक मैं मिसाल देता हूँ कि आज जो इसराइल के लिए, सॉरी फलस्तीन के लिए वीटो हुआ है, तो अमेरिका 2 कंट्रीज ने अगेंस्ट किया है, एक अमेरिका और एक लंदन यूके। सो हम कहते हैं बड़ा बच्चा छोटा बच्चा। जो बड़ा बच्चा है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बेटा है, वो लंदन यूके, यूनाइटेड किंगडम। सो यूजुअली जैसे मेरी एक्सट्राडिशन हुई है, मुझे लंदन में अरेस्ट किया गया और कहीं नहीं अरेस्ट किया मुझे, मैं लंदन में था और ना एक्सट्राडिशन हियरिंग थी ना कुछ थी। सो अगर अमेरिकन एफबीआई, स्कॉटलैंड यार्ड और MI6 के साथ बहुत क्लोज टाइज है। नंबर 1 टाइज अगर मैंने जो इतने साल काम किया, जो विल टॉक अबाउट इट लेटर इन सम अदर टाइम, सो मैं MI6 के लिए ज्यादा काम करता रहा हूँ बनिस्बत CIA के या FBI के। बहुत क्लोज टाइज हैं। लेट्स से इट फॉर सिंपल नाज़रिक के लिए कि अमेरिका के सबसे क्लोज टाइज अगर अमेरिका के अलावा किसी और से हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम से हैं। तो इसलिए जाबिर, तो सिर्फ और सिर्फ जाबिर को कॉन्स्पिरेसी क्राइम में फंसा के डी कंपनी तक पहुंचने का टारगेट था, जिसमें एफबीआई एक तरीके से फेल हुआ या सक्सेसफुल हुआ? दोबारा पूछिए सवाल। जाबिर को कॉन्स्पिरेसी क्राइम में फंसा के डी कंपनी तक पहुंचने का प्लान एफबीआई का था। इस प्लान में एफबीआई पास हुआ या फेल हुआ? इनिशियली पास हो गया क्योंकि जाबिर अरेस्ट हो गया, बाद में फेल हो गया क्योंकि मैंने हाथ खड़े कर दिए। अरेस्ट होने के बाद जाबिर ने क्या क्या इंफॉर्मेशन डी कंपनी के बारे में दी होंगी, आपको कोई जानकारी? मुझे बिल्कुल पता नहीं, मतलब मुझे गैस करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट आते रहे, अब उस रिव्यूइंग कर रहा था।
सो जब उन्होंने सबसे पहले जाबिर के पास जब उन्होंने अप्रोच किया, एजेंट ने जब उसको अप्रोच किया FBI यहाँ से, वही न्यूयॉर्क मेरे से बॉस वही लोग गए थे, वही एजेंट इन्वॉल्व थे, एक ही क्रू था। जब वो जाबिर भाई के पास गए तो उन्होंने यही एग्जैक्टली कहा था कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से है, मैं बहुत से लोगों के लीगल रियल एस्टेट के काम देखता हूँ, बाइंग एंड सेलिंग, हेल्प आउट, स्टफ लाइक दैट। उसमें कुछ लोगों के क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कुछ लोगों के क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। जहां तक बात है दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी, देयर इज इट्स मोस्टली पाकिस्तानी आपको डी कंपनी डिनाई कर देगा, इट्स कॉल्ड सो कॉल्ड डी कंपनी। इंडियन रॉ की बगल बच्चा चीज है कि देयर इज नो सच थिंग एज डी कंपनी। इट्स अ दाऊद इब्राहिम एंड अ फ्रेंड्स, और दाऊद इब्राहिम एंड अ क्रू, लेकिन देयर इज नो सच थिंग एज कोई लीगल डी कंपनी नहीं है पहली बात। तो लिहाजा जाबिर भाई के पास जब अब FBI ने अप्रोच किया तो उनसे सवाल ये किया गया था कि व्हाट डू यू नो अबाउट डी कंपनी, तो उन्होंने सवाल किया नथिंग। व्हाट इज डी कंपनी, आई हैव नो आइडिया व्हाट डी कंपनी इज। ये सवाल के जवाब एग्जैक्टली उनके। उन्होंने कहा कि मैं बहुत से लोगों के बिजनेस एफर्ट देखता हूँ पाकिस्तान में, एंड उसमें कुछ लोग आपसे हो सकता है कि उन्होंने कुछ इलीगल काम किया, कुछ ने स्मगलिंग की हो, कुछ ने कुछ और काम किया, दैट्स नॉट माय लुकआउट, एंड आई कैन बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर समबडीज रॉन्गडूइंग। और जाबिर को छुड़ाने में काफ़ी महीने लग गए, और सिर्फ आपकी टेस्टिफाई की वजह से, जो आपने टेस्टिफाई मना किया कि आप नहीं करेंगे जाबिर के ख़िलाफ़, उस वजह से जाबिर को वापस पाकिस्तान जाने का मौका मिल गया। कुछ लोग शर्मा जी, ये अमेरिका की तारीख में और ब्रिटिश की तारीख में पहला केस है हिस्ट्री का जिसमें एक्स्ट्रेडिशन फेल हुई है। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद पहला केस होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस में वो हमेशा, मैंने रिसर्च किया इसमें, हाँ, सक्सेस 100% अगर वो 100% भी नहीं हो रहे हैं तो जिस आदमी को एक्स्ट्राडाइट कराना है उसको वो वहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर वो देखते हैं कि उनको नहीं ला पा रहे हैं तो उसको वो वहीं उड़ा देते हैं। उनके पास उड़ाने के भी 50 तरीके हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। हाँ, ये मैंने कहा है क्योंकि अब क्या करें, हम भी थोड़ी सी हॉलीवुड फिल्म देख लेते हैं। नहीं, खैर थोड़ा डीप में जाने से सबके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो जाबिर के वापस जाने के बाद आपको कितना दिन लगे, मतलब कि FBI ने आपको कितने दिन का समय दिया कि या तो तुम वापस से उसको टेस्टिफाई करो या हम तुम्हारे खिलाफ़ केस कर देंगे या तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने एक तरीके से केस को फ्लॉप कर दिया FBI के। और जब आपने एक तरीके से केस फ्लॉप कर दिया तो मुझे लगता है कि जो आपके ऑफिसर्स रहे होंगे, जो आपके बॉसेस रहे होंगे, वो आपसे नाखुश रहे होंगे, और नाखुश होने की वजह से उन्होंने आपको सज़ा भी देनी चाहिए होगी। और वो सज़ा क्या थी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जेल भेजना वो सज़ा थी। उन्होंने आपको जेल भेजने का कारण क्या था, आपके ऊपर क्या केसेस उन्होंने ये बनाया कि जिससे आपको जेल भेजा गया? जनाब, पहली चीज़ ये उन्होंने मुझसे कही कि देखो, तुम टेस्टिफाई करो जैसा तुम्हें टेस्टिफाई कर, जैसे इनिशियल प्लान था, एवरीथिंग गोना बी ओके। लेकिन उससे पहले मेरे IRS ने मेरे अकाउंट सीज कर दिए, मेरे चेक इन अकाउंट, मेरे सेविंग अकाउंट, मेरे घर पे जो मतलब जाहिर बात है मैं बहुत ज्यादा कैश रखता था अपने साथ क्योंकि मेरा काम ही कैश वाला था। तो अच्छा, कैश से याद आया, कौन है वो ये कैश, ये घोष मनी तो नहीं था? ये बड़ा वाला वैसा वाला कैश था, हरा वाला। हाँ, अच्छा, हरा वाला कैश था। ओके, हरा वाला कैश था। अब ये जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं हरा वाला, तो उनको एक एपिसोड अलग से बताएंगे हरा वाला क्या होता है। उनके लिए सस्पेंस ही रहने देते हैं कि हरा वाला क्या होता है। जी, सो लिहाजा मेरे बैंक अकाउंट पहले तो क्लोज हो गए। मैंने अपने बॉस को कॉल किया, पहले जब मेरा बैंक अकाउंट क्लोज, मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया कि मैं ATM कार्ड ग्रोसरी स्टोर में हूँ, ATM कार्ड नहीं चल रहा। तो मैं हंसने लगा, मैंने यूज द अदर वन। बोलती है देयर समथिंग एरर मैसेज ऑन इट। मैंने आई कैन नॉट इवन इमेजिन, मेरे ज़हन में भी नहीं आ सकता ना। चेक इन अकाउंट के साथ मेरा सेविंग अकाउंट कनेक्टेड है। मेरी वाइफ ने बैंक कॉल किया, उसने बोला आपका अकाउंट जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वो क्लोज हो गया। मैं समझा कोई ग्लिच होगा, ऐसा होता रहता है वुमन के। मैं दुबई ट्रांसफर करता हूँ या थाईलैंड ट्रांसफर करता हूँ, लंबी रकमें होती हैं वो डिफरेंट केसेस के लिए, तो हो सकता है कुछ ऐसा मसला हुआ हो कि मैं बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट करता हूँ। मैंने अपने बॉस को कॉल किया, बोलता है या देयर इज अ प्रॉब्लम। मैंने बोला व्हाट प्रॉब्लम? बोलता है कि वी नीड टू टॉक। तब मेरी बत्ती दम हुई, मैंने कहा यार ये क्या हो गया?
मैं फिर भी नहीं समझ रहा हूँ, मैं समझा मजाक कर रहा है। सो सेकंड डे मैंने कॉल किया, थर्ड डे मेरी बहुत बड़ी रकम, जाहिर बात है बैंक के अंदर मैं भी नंबर ने नाम नहीं लूंगा, लेकिन आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो सजा के तौर पे उन्होंने मुझे ट्रेलर दिखाया, मूवी नहीं दिखाई, ट्रेलर दिखाया कि तुम्हारा भी हमने अकाउंट सीज किया है। उसने बोला ठीक है, गो अहेड एंड टेस्टिफाई अगेंस्ट जाबिर एंड एवरीथिंग गोना बी ओके। मैंने बोला यार ये ब्लैकमेलिंग है, मैं ये नहीं कर सकता, दैट्स नॉट गोना वर्क। आई मीन ठीक है यार, आई एम नॉट अ बॉय स्काउट, अगर मैं शरीफ आदमी होता तो ये काम थोड़ी करता। यानी अगर मुझे आप इस तरह से कन्विंस कर लें तो फिर मैं सबसे बड़ा गधे का बच्चा होऊंगा दुनिया में। तो दैट्स नॉट व्हाट आई डू। मैं हमेशा, मेरे जॉब है शेर के मुंह में हाथ डाल के खाना निकालने की। तो मुझे आप इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो मैंने उसको गुस्सा हो गया, मैंने उसको गालियां निकाली, बेदबादब गाली। और ये हमारा काम ही ऐसा है, आप जब कोई नाचाती जाती तो आप गाली निकालते हैं दूसरे को। तो उसने बोला कि, उसने मुझे कहा कि विल ठंडे हो जाओ, विल टॉक अबाउट इट। उसके बाद 2 दिन के बाद दोबारा उसने कहा कि अब तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया है। मैंने बोला नहीं, अभी तक दिमाग ठीक नहीं हुआ है। तो बोलते फिर फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा, मेरी पेमेंट फंसी हुई थी, मेरा एक रिइंबर्समेंट था, $160,000 का रिइंबर्समेंट था FBI के पास। मैंने बोला वो मेरे पैसे क्या हुए? उसने बोला दैट्स गॉन, वो भी नहीं मिला। तो $160,000 प्लस ओवर $500,000 अकाउंट में। तो मेरी प्रॉपर्टी के उसके बाद मेरी जो घर था उस पर लीन लगा दी, मेरी गाड़ियां थी उस पर लीन लगे, मेरी गाड़ियां पेड फॉर थी, 4 मेरे पास गाड़ियां थी जो पेड फॉर थी। उन चारों गाड़ियों पे IRS ने लीन लगा दी एज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर फ्रॉड। अरे ऐसा कभी किसी के जहन में फ्रॉड क्या कि मैं बहुत, जाहिर बात है मेरा जॉब में मैं कैश अंदर डालता हूँ, कैश निकालता हूँ, बोले हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बहुत कैश एक्टिविटी होती है तुम्हारी। वो कैश कहाँ से आता है? मुझे गवर्नमेंट देती है वो कैश डिपॉजिट करना निकालने के लिए, वो मेरा खुद का थोड़ी काम है, मैं पागल हूँ। आप अमेरिका में $10,000 लेकर घूम रहे हो, पुलिस आपको पकड़ ले, आप जेल चले जाते हैं। मैं $1 मिलियन डाल रहा हूँ 2 महीने के अंदर अपने अकाउंट में, कैश बैंक में जाके वॉक इन और निकाल रहा हूँ। तो जाहिर बात है IRS को उन्होंने कॉल कर दी थी। तो उसके बाद IRS ने केस पे किया, वो मेरा बॉस ही कहता IRS ने किया, हम क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन I'll help you out, do what you're supposed to do and I'll help you out। और मैंने नहीं माना। इस किस्से के बाद आपको ये लगा कि ये लोग मेरे खिलाफ कुछ करेंगे, इसलिए आप लंदन चले गए? मैंने, हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था कि अब घंटी बज गई है, कुछ ना कुछ होने वाला है, घंटी बज गई। तो मैंने पहले जाने से पहले मैंने जाबिर भाई के वकील को कॉल किया, दीपक को, उनके वकील को कॉल किया। मैंने बोला मेरा नाम कामरान फरीदी। वो शौक में आ गया, उसके मुंह से आवाज नहीं निकला, मुझे अच्छी तरह याद है। वो कह रहा क्या? मैंने बोला हु आर यू? बोलता उसके मुंह से 10 मिनट तक तो वो समझ रहा कोई मजाक कर रहा है या प्रैंक कर रहा है। मैंने बोला यार मुझे तुम्हें स्टेटमेंट देना है। बोलता मैं स्टेटमेंट तुम्हारा ले नहीं सकता, यू हैव टू कम एंड टेस्टिफाई। बहुत अच्छा वकील है, ही इज अ वेरी अमेजिंग गाय, आई कैन टेल यू दैट। उसको डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं हम लोगों की भाषा में, उसको हम डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं, क्योंकि ही इज अ हेल ऑफ अ गाय। उसने मुझे बोला तुम एक काम करो, लंदन आ जाओ, अगर तुमने यहाँ से स्टेटमेंट दिया, तुम अरेस्ट हो गए, तुम दोबारा स्टेटमेंट नहीं दे पाओगे, तुम जेल में होगे। तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम, उसने मुझे बताया कि तुम एक काम करो, मियामी ड्राइव करो, मियामी से फर्स्ट फ्लाइट लेके बुक मत करना जहाज, फ्रंट पे टिकट लेके बैठ जाना। मैंने बोला ठीक है, आई विल डू इट। क्योंकि देखो शर्मा जी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं जाबिर को ये ना करता ना, उसकी लाइफ तो लग गई, उसके बच्चे, उसकी जिंदगी खराब हो गई थी यार उसकी। तो मैंने कभी ये नहीं, अच्छा टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ये इतना बुरा करेंगे, मैं अरेस्ट हो जाऊं। मैंने बोला यार चलो पैसा है, मैं आई विल फाइट इट, समहाउ आई गेट रिलीज। लेकिन आई नेवर थॉट कि ये मुझे लटका देंगे। तो मैंने बोला मैं जाके, बिकॉज़ आई वाज डूइंग द राइट थिंग, मैं गलत काम नहीं कर रहा था, अपने हिसाब से आई वाज डूइंग द राइट थिंग, नोबल थिंग टू डू, कि आई विल हेल्प व्हाट आई कैन डू। सो मैं जब लंदन गया, मैंने यहाँ से, मैंने अपनी वाइफ के साथ था, मैंने ड्राइव करके मियामी गया, मियामी से टिकट लिया नॉर्वेजियन एयरलाइन का, और वहाँ से लंदन पहुंचा। जैसे ही लंदन पहुंचा, मैं जहाज से बाहर निकला, मुझे अरेस्ट किया। MI6 थी वहाँ पे अरेस्ट करने वाली, और साथ में उनके 2 एजेंट थे CIA के। तो आपकी खबर पहले से थी कि आप लंदन पहुंचने वाले हो? नहीं, वो मेरे फोन को ट्रैक कर रहे थे। जब मैंने उसके वकील को फोन किया था तो मेरा फोन ट्रैकर पे था।
ये आपने गलती कैसे की कि आपने अपने फ़ोन से उसके वकील को फ़ोन कर दिया, क्योंकि आप खुद एफबीआई के लिए काम करते हैं, आप खुद इतने सारे बर्नर फ़ोन्स यूज़ करते हैं और बर्नर फ़ोन्स आपको दिए जाते हैं जो ट्रेसेबल नहीं होते। अब सबसे ज़्यादा तो बर्नर फ़ोन तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपसे ये गलती कैसे हुई कि आपने अपने ही फ़ोन से दीपक को फ़ोन किया? दीपक मेरा मतलब कि जाबिर के ओवर वकील। कॉन्फिडेंस, ओवर ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। मतलब आपको ये लगा कि मैं एफबीआई, लीडर की बात आती है वो शहर का रुख करता है। तो आपको ये कहीं-कहीं ये फ़ील होने लगा था एफबीआई के साथ काम करते-करते कि मैं ही एफबीआई हूँ? आई एम अनटचेबल। अच्छा। इंडिया में ये भी खबरें चली थी जब जाबिर को छोड़ा गया कि आपने टेस्टिफाई करने से मना किया है, कि आपने कुछ पैसा एक्सेप्ट किया था जाबिर से या फिर डी कंपनी से या किसी से उसको टेस्टिफाई ना करने के लिए। एक और खबर चली थी बताइए। जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चली है कि मुझे आईएसआई ने कॉल करके डील बनाई है। ये अमेरिकन, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज भी थी। दो अच्छा, न्यूज़पेपर में इंडिया की ये न्यूज आई। तो इसमें कितनी सच्चाई है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं, आप हार्ट टू हार्ट, आप मेरे ख्याल है आप समझदार आदमी हैं, यू नो इट। आई विल टेल यू एग्जैक्टली। इस पे पैसे का कोई शक, पैसा तो अगर ना मैं कमा, अगर मैं आप जब बता दूं, अगर मैं ये केस कर लेता तो मुझे डी कंपनी का 10% मिलना था। वो 10% आपको पता है कितना बनता है? जब आइडिया दूं आप, अराउंड उसमें इतने जीरो होते हैं कि काउंट करने में टाइम लगता है। अराउंड 1.5 मिलियन था, अराउंड 1.5 बिलियन था, सॉरी बिलियन। 1.5 बिलियन था जो 10% में आपको मिलता है। ये मुझे पता है कि 10% एसेट मिलना था और जो अराउंड 1 बिलियन के आसपास था। ऑफर नहीं किया था, बल्कि ये पार्ट ऑफ द डील इनिशियल। इसकी जानकारी मुझे थी कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो 10% जो है आपको दिया जाएगा या आपके पूरी टीम में बटेगा, जो कि कई बिलियन डॉलर्स हो रहे थे। ये इसकी जानकारी मुझे थी। मेरा आप द प्राइमरी ऑन द केस, तो मेरे लिए जो था ये मेरे पास मेरा 10% था उसमें। बाकी सबका जो था वो बैक एंड में मिलता है आपको जब प्रॉपर्टियां बिकती हैं। तो ये आप अकाउंट, हर वो अकाउंट जो कि डी कंपनी से मुंसलिक है सीज हो जाना। 100 अकाउंट्स। सीज से एक और कुछ चीज़ें याद आई कि बीच कुछ साल पहले इंडिया में एक न्यूज़ भी चली थी कि दुबई में, यूएई में दाऊद के डी कंपनी के बहुत सारे प्रॉपर्टी सीज हुई हैं, सरकार ने वहाँ सीज की है। ये इस खबर में कितनी सच्चाई थी? बिल्कुल गलत। तो ये इंडियन मीडिया जो हमारी, हम भी इंडियन मीडिया से ही बिलोंग करते हैं, भले ही हम डॉक्यूमेंट्रीज़ करते हैं या इन्वेस्टिगेटिव फिल्म्स बनाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ के रूप में, हम भी मीडिया से ही आते हैं। लेकिन तो अगर इस तरह की अगर वहाँ पे कुछ सीज़ नहीं हुआ तो ये इंडियन मीडिया को चला के फ़ायदा क्या मिलता है? असल में ये हाइप क्रिएट होती है। असल हुआ ये था कि आई कैन टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सीबीआई ने इंक्वायरी भेजी थी यूएई गवर्नमेंट को। उस वक्त थोड़ा सा कुछ कोऑपरेशन चल रहा था किसी और केस में। उस केस का बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन विल टॉक अबाउट इट लेटर। सीबीआई की एक डील चल रही थी। एक और केस था जो इंडियन किसी आतंकवादी टाइप का कुछ केस था। कुछ उन लोगों की कुछ अकाउंट थे जिसके लिए यूएई गवर्नमेंट ने सीबीआई को इंफॉर्मेशन जानकारी दे दी। इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने सोचा कि चलो हमारे हाथ नारियल लग गया है तो हम दूसरा कांड करते हैं। इन्होंने डी कंपनी के लिए जो प्रॉपर्टी थी उनके लिए और अकाउंट के लिए इंफॉर्मेशन भेजी जो कि डिनाई होगी क्योंकि उसका टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं था। ओके। लेकिन उसको सीबीआई ने डिनाई नहीं किया और आपके इंडियन मीडिया ने उसको हाइप क्रिएट कर दिया। तो मतलब एक रिक्वेस्ट भेजी गई हमारी तरफ से, हमारी सरकार के द्वारा, और वो डिनाई हुई, लेकिन फिर वो बाद में दूसरी रूप से प्रस्तुत की गई। ठीक है। आपका मैं बहुत, लेकिन आपको बता दूं सीबीआई ने यहाँ भी रिक्वेस्ट भेजी थी। जब जाबिर अरेस्ट हुए हैं तो लंदन में सीबीआई की टीम जा रही थी उनको इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, वो रिक्वेस्ट डिनाई हुई। उन्होंने ये अमेरिकन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी थी यहाँ पर न्यूयॉर्क ऑफिस को, वो मैंने अपनी आंख से देखी है कि हमें एक्सेस चाहिए जाबिर मोतीवाला की, जो कि डिनाई कर दिया था एफबीआई। अब वो तो खैर प्रोटोकॉल है, जब भी कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होता है तो हर गवर्नमेंट जो है उसको इंटोग्रेट करना चाहती है, तो वो तो एक प्रोटोकॉल का हिस्सा आता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रुप का हिस्सा है और वांटेड में आ जाता है या उसका खास हो जाता है तो उसको जो है प्रोटोकॉल के तहत एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो मैं इसको
सेंसेशन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैं इसको प्रोटोकॉल का हिस्सा मानूंगा कि ये जनरल प्रोटोकॉल है, इट्स प्रोटोकॉल है। आम व्यूअर्स के लिए ये सेंसेशन हो सकता है जिन्हें प्रोटोकॉल्स नहीं मालूम है कि किस तरीके से प्रोटोकॉल्स चलती हैं। व्यूअर्स के लिए सेंसेशन हो सकती है कि सीबीआई ने रिक्वेस्ट भेजी, वो डिनाई हो गई, उनके लिए सेंसेशन है। लेकिन मेरे लिए ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है जो आम चलता रहता है, जो डेली की प्रक्रिया है जो चलती है। आपने आज बहुत समय दिया कामरान भाई, आज आगे भी जुड़ेंगे आपके साथ और सारी स्टोरीज़ के लिए। जाबिर तक ही हमने आज सीमित रखा, अब देखते हैं पब्लिक किस पे क्या बोलती है। दूसरी तरफ मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी वाइफ जो इस समय कैंसर से पीड़ित हैं, वो ऊपर वाले के फ़ज़ल से अब ठीक होंगी, जिसको कहते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक होंगी, खुदा के फ़ज़ल से ठीक होंगी, बाय गॉड ग्रेस और ईश्वर की कृपा से ठीक हों, जल्दी ठीक हों और उनका स्वास्थ्य बना रहे। ये मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है, दुआ है कि और आप भी अपना ध्यान रखें क्योंकि आप भी अब वांटेड की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आपके वाले वाला ढूंढ रहा है मुझे, मैं बता दूं, आपके जो फरिश्ते हैं ना उस तरफ के, अच्छा, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उनका काम खराब कर दिया मैंने। ये खबर मुझ तक पहुंची है एक थर्ड पार्टी के थ्रू कि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया की, वो बहुत ज्यादा नाराज है मुझ पे कि मैंने एक ये कराए काम को जो कि बहुत आसानी से हो रहा था, जो कि 80% हो चुका था और मेरी वजह से वो खराब हो गई। ये खबर मुझे ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने दी। अच्छा, ब्रिटिश जर्नलिस्ट से आपको मिली है? जी, अच्छा, जो कि मेरी एक्चुअल में they was doing the ghost story on some similar चीजों पे। उसने मुझे कॉल किया कि मैं इंडिया में था और I heard कि they are married जी। तो what? वो कहने लगा कि आपने जी वो इंडिया का एक ख्वाब था डी कंपनी के लिए जो कि अमेरिका पूरा कर रहा था और आपने उसमें जो है वो वेरी हैप्पी। चलिए, फिर भी आपसे जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ मुलाकात होगी। अमेरिका में तो नहीं, क्योंकि अमेरिका तो मैं आने की सोच भी नहीं सकता हूँ। नहीं, मैं निकल रहा हूँ भैया, मेरे कुछ कम टाइम रह गया यहाँ पर। मेरा जैसे ही सो यू नो कि जैसे मेरा प्रोबेशन कंप्लीट हो जाती है, मेरा जो पेपर वर्क है प्रोबेशन का, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद हम हेडिंग बैक टू कराची इंशाल्लाह। चलिए, तो जल्दी आपसे कहीं मुलाकात होगी, आमने सामने होगी। तो भाई थाईलैंड जा भी थाईलैंड मिलते हैं, थाईलैंड अपने होटल पे मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन एजेंसी थाईलैंड में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे साहब, पाकिस्तान वाले भी काफी स्ट्रॉन्ग है। चलिए, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आप धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया मेरे को। आगे आपके साथ फिर जुड़ेंगे, फिर और स्टोरीज पे काम करेंगे, फिर आपसे कुछ और जानकारियां लूँगा और आप ध्यान रखें। मैं हूं अंबर शर्मा, आप सब लोग मुझे मोगली बाबा के नाम से जानते हैं। मेरे साथ थे कामरान फारिदी, जिनसे मैं आगे भी मिलूँगा। टेक केयर, बाय बाय।